हेलो बच्चों, हिंदी विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की 10वीं कक्षा के स्पर्श पुस्तक से हबीब तनवीर के द्वारा लिखी गई कारतूस पाठ को पढ़ेंगे। तो इस पाठ में मुख्यतः उन्होंने जब ब्रिटिश जो है अंग्रेज़ जो हैं जब भारत आए थे व्यापार के उद्देश्य से, और किस प्रकार उन्होंने अपना यहाँ पैर पसारना शुरू कर दिया था, और उनका उद्देश्य केवल यहाँ व्यापार करना नहीं बल्कि यहाँ आधिपत्य जमाना था, और किस प्रकार जब भारतीयों को इस बात का शंका हुआ और कैसे कैसे उन्होंने अंग्रेज़ों को फिर बाहर निकालना शुरू किया, उसका प्रयास शुरू किया। तो उससे ही संबंधित यह कहानी है। चलिए आइए शुरू करते हैं। और यह जो पाठ है कारतूस, यह पाठ एक ड्रामा, एक नाटक के रूप में दिया गया है। तो इस पाठ में जो है मुख्य पात्र, जो मुख्य कैरेक्टर है वह है कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। आगे अभी मैं नहीं बताऊंगी, इट्स अ ट्विस्ट कि ये जो इस पाठ में सवार जो है वह बहुत ही मुख्य पात्र है। अवधि जो है 5 मिनट, और ज़माना कब का है, ये है 1799 का। समय रात्रि का हो रहा है और स्थान कहाँ है, गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। ठीक है, खेमा मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे कहीं पर आप टेंट लगा के फॉर टाइम बिंग अगर आप रहने के लिए वहाँ पर लगाया गया जो टेंट है उसको हम खेमा बोलते हैं। गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा मतलब उसका इनसाइड का जो पार्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। दो अंग्रेज बैठे बात करें, वहाँ पे दो अंग्रेज बैठे हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं। कौन कौन है, कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट। खेमे के बाहर है, चांदनी छिटक रही है और अंदर लैंप जल रहा है। मतलब टेंट के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं और बाहर जो है इट्स अ मून लाइट, मतलब उस दिन पूर्णिमा का दिन है और चारों ओर चंद्रमा की जो रोशनी है वो छिटक रही है, वो दिख रही है, और अंदर जो है वो लैंटर्न वो जला हुआ है। कर्नल जो है, जंगल की ज़िंदगी बड़ी ख़तरनाक होती है। आपस में वो लोग बात कर रहे हैं जैसे हम लोग एक दूसरे से बैठकर बात करते हैं। तो कर्नल और लेफ्टिनेंट जो है आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। कर्नल बोल रहे हैं कि जंगल की ज़िंदगी जो है वो बहुत ही डेंजरस होती है, ख़तरनाक होती है। लेफ्टिनेंट बोला, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डालिए। हफ्तों मतलब सो मेनी वीक्स ऑलरेडी ओवर, है ना। सिपाही भी तंग आ गए हैं, सिपाही ऑल्सो गेटिंग इरिटेटेड। ये वज़ीर अली आदमी है या भूत ही, या भूत हाथ ही नहीं लगता। और ये यहाँ नहीं कि जस्ट फॉर फन यहाँ आए हुए हैं जंगल में और मस्ती मजाक कर रहे हैं, नहीं। इनका एक उद्देश्य है, ये एक वज़ीर अली नाम के एक आदमी को पकड़ना चाहते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने जंगल में यहाँ मतलब अपने लाव लश्कर, अपने आर्मी टीम के साथ यहाँ आए हुए हैं, और लगातार उसको यहाँ मतलब उस जंगल में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा है कि यह आदमी इसी जंगल में छिपा हुआ है। लेकिन उन्हें हफ्तों बीत गए हैं, बहुत सारे दिन बीत गए हैं, तो जिसके कारण सिपाही जो है वो इरिटेट हो गए हैं कि कब तक हमें यहाँ रहना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं कि जब आपका जंगल में अगर आप हैं तो आपको क्या ही सुविधा मिलेगी, और बहुत मुश्किल है लाइफ को सर्वाइव करना। कर्नल बोलते हैं, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अफसाने मतलब उसके बारे में उसकी स्टोरी सुनकर लगता है ही वॉज कंपेयरिंग विथ हुम, ही वॉज कंपेयरिंग विथ रॉबिन हुड। अंग्रेज़ के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफ़रत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेज़ी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। जो वज़ीर अली है वो ब्रिटिशों का दुश्मन है, लेकिन उसके जो मतलब उसकी बहादुरी के जो गुणगान हैं वह अंग्रेज़ भी गा रहे हैं, और वो आपस में बात कर रहे हैं कि अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ उसके दिल में मतलब सोच सकते हैं कि कितना नफ़रत है, कितना वो उसका पागलपन है अंग्रेज़ों को हटाने के लिए यहाँ का, कि केवल 5 महीने में ही उसने मतलब अवध में लोगों को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मतलब जो अंग्रेज़ी असर है, जो ब्रिटिश लोग का वहाँ पे जो इम्पैक्ट था, उसे पूरी तरह उसने ख़त्म कर दिया था। ठीक है। लेफ्टिनेंट बोला, कर्नल कालिंज, ये सादत अली कौन है। फिर आपस में बात कर रहे हैं। देन द अदर कैरेक्टर, सादत अली के बारे में वो बोलता है। कर्नल बोलता है, आसिफ धौला का भाई है। आसिफ धौला इज़ द अनदर कैरेक्टर, वो उसका ब्रदर है, वज़ीर अली का और उसका दुश्मन, है ना। और सादत, अंग्रेज़ का तो दुश्मन वज़ीर अली है ही, और साथ ही साथ सादत अली भी जो है वह वज़ीर अली को पसंद नहीं करता। क्या कारण है उसका? इसका कारण ये है कि असल में नवाब आसिफ धौला के यहाँ लड़की की कोई उम्मीद नहीं थी। ठीक है, जो नवाब आसिफ धौला था
ऐसा मान रहे थे कि उनके घर में कोई संतान नहीं होगी। वज़ीर अली की पैदाइश को सआदत अली ने अपनी मौत ख्याल किया, क्योंकि आसिफ दौला का जो भाई है सआदत अली, अगर उनकी कोई संतान नहीं होती तो ऑटोमेटिक उसे राजगद्दी मिलती। लेकिन जैसे ही आसिफ दौला का पुत्र हुआ तो मतलब उसके लिए एक बहुत बड़ा अड़चन, बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल हो गया। लेफ्टिनेंट, मगर सआदत अली को अवध के तख्ते पर बिठाने में क्या मसलहत थी? बोला लेफ्टिनेंट बोला कि लेकिन ठीक है, फिर भी अगर उसको अवध के तख्ती पर, अवध के गद्दी पर अगर उसे बैठा दिया जाता तो उसमें क्या प्रॉब्लम था? कर्नल बोला सआदत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुल्कियत दे दी और 10 लाख रुपए नगद। अब वो भी मज़े करता और हम भी, है ना। और कर्नल जो ब्रिटिश जो अंग्रेज़ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरह से सआदत अली से काम लेना है, क्योंकि वो जानते हैं कि सआदत अली जो है वज़ीर अली को पसंद नहीं करता। तो बोलते हैं ना कि जो दुश्मन जो है उसका जो दुश्मन है, मतलब ये उसके उसके मतलब मेरा भी दुश्मन और उसका भी दुश्मन, तो वो दुश्मन जो है वो उसका दोस्त है। तो कर्नल बोल रहे हैं कि सआदत अली जो है हमारा दोस्त है और वह बहुत ही मतलब लग्जरियस लाइफ उसको पसंद है, इसलिए हमें अपनी आधी मुल्कियत मतलब जो प्रॉपर्टी है वह दे दी और 10 लाख रुपए जो है कैश भी। अब वो भी मज़े कर रहा और हम भी, ठीक है। तो अब क्योंकि अब ये जानता है कि इसको सआदत अली को जो है देश प्रेम से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल मज़े करना चाहता है। और इसलिए जब हम उसे अवध की गद्दी पर बैठा देंगे तो जो भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है ना, वो हमें आसानी से मिल जाएगा। चलिए आगे क्या हुआ। लेफ्टिनेंट बोला सुना है ये वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। मतलब वो आपस में बात कर रहे हैं कि ऐसा आई हर्ड कि वज़ीर अली जो है वो अफ़गानिस्तान के जो बादशाह जो वहाँ के एम्परर है, उनका नाम शाह जमा है, उनको हिंदुस्तान पर हमला, मतलब ही वॉज गिविंग द चैलेंज टू हिम। कर्नल बोला अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी थी, फिर वज़ीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। लेफ्टिनेंट बोला कौन शमसुद्दौला? कर्नल बोला नवाब बंगाल का एक रिश्ते में भाई लगता है, बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट बोला इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। मतलब आपस में वो लोग चर्चा कर रहे हैं और उन्हें जो चारों तरफ जो उनकी तैयारी चल रही है, मतलब उससे ऐसा लग रहा है कि अब वो ब्रिटिश को खदेड़ने में लगे हुए हैं, उन्हें यहाँ से हटाने में लगे हुए हैं। कर्नल बोला जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और पलासी के कारनामे धरे रह जाएंगे। आप लोगों ने हिस्ट्री में बक्सर और पलासी के युद्ध के बारे में पढ़ा ही होगा। तो कर्नल वही बोल रहा है कि अगर वे लोग कामयाब हो गए हमें हटाने में, तो फिर जो बक्सर और पलासी का युद्ध है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्जी के हाथों सब खो देगी। और जब उस दौरान लॉर्ड क्लाइव के हाथों जो कुछ भी हमने कैप्चर किया था, कॉन्कर्ड किया था, वो लॉर्ड वेल्जी के हाथों सब खो देगी। मतलब जो प्रेजेंट जो ये है उसके हाथों सब गवा देगी। लेफ्टिनेंट बोला वज़ीर अली की आज़ादी बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। वज़ीर अली जो है एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा शख्स है जो पूरे मतलब भारत में लोगों को ब्रिटिशों के खिलाफ जो है वो कर रहा है, और उनका जो अंग्रेज़ों का जो असर है, उनका जो दबदबा था उसे कम करने का प्रयास कर रहा है। तो वो अगर बाहर रहेगा तो ये इनके लिए बहुत ही खतरनाक और बहुत ही खतरा का बात है ना। क्योंकि जहाँ भी उन्होंने अपने पैर पसारे थे वो दबदबा तभी लगा रह सकता है, कायम रह सकता है, जब तक कि वह मतलब ऐसे शख्सों को वो या तो थी में जेल में डाल दे या उन्हें मरवा दे, है ना। क्योंकि अगर वे बाहर रहेंगे तो वो लोगों को कामयाब हो जाएंगे उनके मतलब माइंड वॉश करने में, इस वे में वे बोल रहे हैं। कर्नल बोला लेफ्टिनेंट वज़ीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना, मतलब शख्स मतलब उर्दू में शख्स बोलते हैं, मतलब इस आदमी को किसी न किसी तरह इसे गिरफ्तार कर लेना पड़ेगा। कर्नल बोला पूरी एक फ़ौज लिए उनका पीछा कर रहा हूँ, बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है, हाथ नहीं आता, उसके साथ चंद जाबाज हैं, मुट्ठी भर आदमी मगर ये दमखम। कर्नल बोला कि पूरी एक फ़ौज लेके हम इतने दिन से उसे पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं
और बरसों से वह हमारी आंखों में धूल झोंकना मतलब चीट करना, मूर्ख बनाना, है ना। और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है, मतलब उन्हें पता है कि वह यहीं कहीं है, लेकिन इनके हाथ नहीं आ रहा। उसके साथ चंद जाबाज है, मतलब उसके साथ चंद सिपाही है, बहुत ही फ्यू मतलब सोल्जर्स है उसके साथ। मुट्ठी भर आदमी, मतलब जस्ट बोल सकते हैं हैंड फिस्ट ऑफ, मतलब फिस्टफुल, ठीक है। मतलब मुट्ठी भर आदमी मतलब बिल्कुल थोड़े से लोग, इट्स अ मुहावरा। मगर ये दमखम, मतलब उसका ये रुतबा, ये रौब है कि इतने थोड़े से आदमी में भी हम ब्रिटिश और हम अंग्रेजों की इतनी बड़ी लाव लश्कर लेकर हम उसे यहाँ खड़े हैं यहाँ पकड़ने के लिए, लेकिन वह हमारे हाथ नहीं आ रहा, हम उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। लेफ्टिनेंट बोला, सुना है वज़ीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर है। जाति तौर से मतलब इंडिविजुअली ऑल्सो ही वॉज अ वेरी ब्रेव पर्सन। गवर्नर बोला, बहादुर न होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता, ठीक है। तो तब उसने एक और इंसिडेंट बताया कि कैसे उसने कंपनी के एडवोकेट को कत्ल कर दिया, मतलब मार दिया था। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? तो लेफ्टिनेंट ही डिडंट नो अबाउट दैट कि क्या वाक्या, क्या स्टोरी हुआ था। नाउ कर्नल वाज टेलिंग द स्टोरी। किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वज़ीर अली को बनारस पहुंचा दिया। मतलब उसको वहाँ से फायर करके, वहाँ से उसके पोस्ट से उसको बनारस भेज दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया और कुछ दिन बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता बुलाया। वज़ीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है, ठीक है, क्यों उसे कलकत्ता बुला रहा है। और यह बात की वो शिकायत करने गया था। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुनकर मतलब सुनाने लगा। मतलब उसका इंस्टेड ऑफ टेलिंग और उसका जो प्रॉब्लम था उसको सुनने के बजाय उसको ही उल्टा गुस्सा करने लगा। इससे क्या हुआ, वज़ीर अली बहुत गुस्सा में आ गया और वज़ीर अली के दिल में यूं भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है। उसने खंजर से वकील की हत्या कर दी। काम तमाम करना मतलब किसी को मार देना। लेफ्टिनेंट और भाग गया। कर्नल अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। जानिसारों मतलब जो उसे पसंद करते थे, जो उसके टीम में थे, उन लोगों के साथ वह आजमगढ़ चला गया। आजमगढ़ के हुक्मरान ने इन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई सालों से भटक रहा है और उसके बाद वहाँ के जो आजमगढ़ के जो हेड थे, जो बादशाह बोलिए, हुक्मरान बोलिए, उन लोगों को अपनी हिफाजत में, अपने सेफ्टी में उसको घाघरा तक पहुंचा दिया। और अब जैसा कि मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में जहाँ वो उन्हें खोज रहा है, वज़ीर अली की तलाशी के लिए। यहाँ जब अंग्रेज़ जो है यहाँ जो जमावड़ा लगाए हुए हैं, यही कारण है। लेफ्टिनेंट बोला, मगर वज़ीर अली की स्कीम क्या है? स्कीम मतलब क्या करना चाहता है, क्या उसका योजना है? कर्नल बोला, स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, मतलब वो नेपाल चला जाना चाहता है, अफ़गानी हमले का इंतज़ार करे और अपनी ताकत बढ़ाए, ठीक है। जैसे अफ़गानी हमले को चुनौती दे रहा है, फिर उसको कॉन्कर करके फिर धीरे धीरे अपना मतलब पैर पसारेगा और उसके पद को हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अपने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। लेफ्टिनेंट, नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। लेफ्टिनेंट बोला कि ये तो बहुत मतलब नेपाल जाना जो है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, माइट वो अभी तक चला भी गया हो। कर्नल बोला, हमारी फ़ौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वह इन्हीं जंगलों में। कर्नल बोला, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पूरा जगह जो है ना, मतलब कर्फ्यू की तरह हमने लगा दिया है। हमारे जितने फ़ौज हैं और जितने सादत अली जो है, जिनको फॉर टाइम बिंग वो अवध का नवाब बना दिया है, तो उनके, क्योंकि वो अंग्रेज़ का साथ दे रहे थे ना मुसादत अली, तो इसलिए उनकी पूरी टीम जो है वो वज़ीर अली को चप्पे चप्पे खोज रही है, इसलिए उसका निकलना मुश्किल है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। कर्नल बोला, और तभी क्या होता है, एक सिपाही तेज़ी से दाखिल होता है, एक सोल्जर बहुत तेज़ी से अंदर आता है। कर्नल उठकर, क्या बात है? गोरा मतलब ब्रिटिशर्स को, बिकॉज दे आर वेरी फेयर, तो यहाँ पे गोरा शब्द से उनको ये किया गया, इंडिकेट एड्रेस किया गया। दूर से गर्द उड़ती दिखाई दे रही है। गर्द मतलब धूल। जैसे अगर घोड़ा जो अगर आप हॉर्स राइडिंग कभी किए होंगे तो बहुत दूर तक उसका डस्ट जो चलने के कारण जो है बहुत ही दूर तक डस्ट उड़ता हुआ दिखाई देता है। तो वो सोल्जर आके बोला कि दूर से ही गर्द उड़ती दिखाई दे रही, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई इधर ही आ रहा है। कर्नल बोला, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे, मतलब सब सोल्जर्स को बोल दे कि रेडी रहे, हो सकता है हमें कोई अटैक करना पड़े। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मशरूफ़ था, एंड लेफ्टिनेंट वॉज लुकिंग आउटसाइड फ्रॉम द विंडो। गर्द तो ऐसी उड़ रही थी जैसे कि पूरा खिड़की के पूरा काफिला ही आ रहा है ना। गर्द ऐसा उड़ रहा था, ऐसी उड़ रही थी जैसे कि पूरा
एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नज़र आता है। लेफ्टिनेंट जो है खिड़की से देख रहा था और उसे लगा कि पूरा इट्स अ ट्रूप ऑफ आर्मी, मतलब लग रहा है कि पूरा एक सेना का टुकड़ी आ रहा है, लेकिन उसमें बस एक ही सवार, एक ही राइडर था। ठीक है। खिड़की के पास जाकर कर्नल, हाँ एक ही सवार है। कर्नल भी देखकर बोला कि हाँ हाँ एक ही राइडर है। सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है, मतलब तेजी से घोड़ा दौड़ाए यहीं पर आ रहा है लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता, और ऐसा लग रहा है कि सीधे हमारी तरफ ही आ रहा है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता। पहले ऐसे होता था ना, आपने देखे होंगे कि मैथोलॉजिकल सीरियल में कि कैसे वो क्लैप करते हैं तो सिपाही अंदर आता, लाइक दैट। सिपाही से बोलता है, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नज़र रखे, ये किस तरफ जा रहा है। ठीक है, बोला अपना सिपाही को कि जस्ट कीप आई ऑन हिम, कि वो किधर जा रहा है उस पर ध्यान रखे। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेज़ी से इसी तरफ आ रहा है। सुबह मतलब डाउट, कोई डाउट है ही नहीं, है ना, कोई डाउट का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि वो सीधे यहीं आ रहा है। टापू की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है, मतलब ऐसा लग रहा है घोड़े के चलने की जो आवाज़ है वो आते 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 बहुत नज़दीक सुनाई पड़ी और सडनली रुक जाती है। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। एंड देन सवार जो है वो बोलता है कि मुझे आई वॉन्ट टू मीट विथ कर्नल। गोरा बोलता है चिल्लाकर, बहुत खूब। सवार बाहर से, सी ओके। गोरा गोरा बोलता है अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, वो अंदर आके उसको इन्फॉर्मेशन देता है कि कर्नल, वो जो आदमी जो राइडर है, ही वांटेड टू मीट विथ यू। गोरा अंदर आकर उसको बोल देता है। कर्नल बोलता है ठीक है, उसको भेज दो। लेफ्टिनेंट, वज़ीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। लेफ्टिनेंट बोला कि शायद वज़ीर अली का ही कोई क्लोज रिलेटिव हो, और हो सकता है उसका कोई रिलेशन में हो सकता है यहाँ पर आकर वह मुझे हमें हेल्प करे कि कैसे वज़ीर अली को हम लोग पकड़ सकते हैं और बाद में हमसे इनाम लेना चाहता हो, है ना। तो ऐसा इनके माइंड में ऐसा चल रहा था। तो कर्नल बोला खामोश रहो। सवारी सिपाही के साथ अंदर आता, तब बोलता कि ठीक है, साइलेंस साइलेंस, मतलब जस्ट बी क्वाइट, क्योंकि जो सवार जो ये है सवार जो है सिपाही, उसको लेकर अंदर आता है। अब किसी बाहर वाले आदमी के सामने वो कोई इंटरनल कोई बात नहीं करना चाहते थे। सवार बोलता है, आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। जैसे वो आता है तो बोलता है तन्हाई, मतलब साइलेंस, आई वॉन्ट फुल साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। कर्नल बोलता है साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राज़े दिल कह दे। बोला कि यहाँ पे कोई बाहर का आदमी नहीं है, आपके दिल में जो कुछ भी है, जो कुछ भी आप बताना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। तब सवार बोलता है दीवार हम गोश्तदार तन्हाई। बोलते हैं ना कि दीवारों की भी कान होती है ना। आप बहुत सारी बातें मतलब हमें बंद कमरे में भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी दीवारों की भी कान होती, मतलब वो उड़ती उड़ती खबर बाहर तक चली जाती है। तो वही बोलता है कि दीवारों हम गोश्तदारत, मतलब दीवारों के भी कान होते हैं, तो मुझे बिल्कुल साइलेंस चाहिए। ठीक है। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है। जब कर्नल देखता है कि ही इज़ नॉट रेडी टू से एनीथिंग, तो वो सिपाही और लेफ्टिनेंट को इशारा करता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो ज़रा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, थोड़ा सा अपने आप को सेटल करके इधर उधर देखकर, तब सवार जो है अपनी बात कहना शुरू करता है। उसे पता चल जाता है कि केवल इस टेंट के अंदर केवल कर्नल और ये सवार ही है। सवार बोलता है आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला, मतलब इस डेस्टिनेशन पर क्यों अपना टेंट लगाया। कर्नल बोला कंपनी का हुक्म है कि वज़ीर अली को गिरफ्तार किया जाए। बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके बारे में आप जानते हैं, तो उस कंपनी का जो है वो हुक्म है, इंस्ट्रक्शन है कि वज़ीर अली को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। सवार, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने, आप इतना बड़ा फ़ौज लेकर क्या कर रहे हैं। कर्नल बोला गिरफ्तारी में मदद लेने के लिए, उसको अरेस्ट करने में हमें हेल्प होगा। सवार बोलता है वज़ीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। बोला कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कैच हिम। कर्नल बोला क्यों। सवार बोलता है वो एक जामाज सिपाही है। जामाज मतलब बहुत ही बहादुर सिपाही है। कर्नल बोलता है मैंने भी ये सुन रखा, आप क्या चाहते हैं। बोला कि दैट तो आई ऑल्सो हर्ड। ठीक है, बट आप क्या चाहते हैं, हमें कौन सी तैयारी करनी चाहिए। सवार बोला चंद कारतूस। ठीक है, आप जब पूछता है ना कि आप क्या चाहते हैं, तो ये बोलता है चंद कारतूस। कारतूस मतलब क्या है, जब हम बंदूक में जो गोली जो डालते हैं, दैट इज़ ओनली कारतूस। कर्नल, जिसके अंदर बारूद भरा होता है। कर्नल बोलते हैं किस लिए। सवार, वज़ीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। ठीक है, तो सवार बोलता है कि वज़ीर अली को अगर गिरफ्तार करना है तो आपको कारतूस देना पड़ेगा। कर्नल, ये लो 10 कारतूस, और उसको 10 जो है गोली जो है, आप इन द पिक्चर यू कैन सी कर्नल इज़ गिविंग टू दैट सवार कि ये लो 10 कारतूस।
सवार मुस्कुराते हुए बोलता है शुक्रिया, उसको स्माइल करते हुए उसको थैंक यू बोलता है। कर्नल पूछता है आपका नाम, सवार क्या जवाब देता है, नाउ इट्स अ वेरी शॉकिंग। सवार बोलता है वज़ीर अली। यानी कि उस खेमे में उस दबंगई के साथ, उस जोश के साथ, उस बहादुरी के साथ कौन एंटर किया था, वह था वज़ीर अली। आप सोच सकते हैं पूरे लाव लश्कर, पूरा फौज के सामने यह बंदा आता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी आदमी नहीं, वो अकेले घोड़ा, और बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि छिप छिपा कर आ रहा है, बिल्कुल सीना तान कर वो अंदर आता है। वह कर्नल से मिलता है, उससे गोली उस अथी कारतूस जो है वो उसको मूर्ख बना के ले लेता है कि अगर आप सब ये एक वज़ीर अली को पकड़ना चाहते हैं तो आपको कारतूस देना पड़ेगा, और उसने बड़ा ही खुश होकर उसे 10 कारतूस दे दिया। और जैसे ही उसका पूछता है इंट्रो कि तुम कौन हो, अपना नाम बताता कर्नल, तो सवार ने उसे भी नहीं छिपाया और बोला मेरा नाम वज़ीर अली है, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शिश करता हूँ। और बोला कि आपने मुझे कारतूस दिए हैं तो एक सच्चा हिंदुस्तानी होने के नाते मैं आपकी जान को बख्श दे रहा हूँ, मतलब आपको जीवित छोड़ रहा हूँ। ये कहना कहकर बाहर चला आता है और बहुत ही एकदम थोड़े ही समय में, थोड़े ही क्षण में वह बाहर आ जाता है। सॉरी। टापू का शोर सुनाई देता है और फिर टापू का शोर मतलब घोड़े के वापस जाने का। कर्नल एक सन्नाटे में है, कर्नल जो है बिल्कुल साइलेंस में है, हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है और वह बिल्कुल शॉक्ड है कि उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रहा, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोले। और बाय द टाइम लेफ्टिनेंट जो है ही केम इनसाइड द टेंट। लेफ्टिनेंट पूछता है कौन था, और कर्नल ने दबी जवान से अपने आप से कहता है एक जाबाज सिपाही। मतलब क्या आप सोच सकते हैं कि अंग्रेज का सबसे बड़ा दुश्मन वज़ीर अली, लेकिन जब आप में खूबी हो, आप में जब कुछ बात हो तो आपके दुश्मन भी आपकी तारीफ़ करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर कर्नल ने उसका नाम लेना नहीं मुनासिब समझा, केवल बोला एक जांबाज सिपाही, एक बहादुर सिपाही। इन्हें भी उसके बहादुरी को मानना पड़ा कि हम इतने बड़े लाव लश्कर के साथ, इतनी बड़ी टीम के साथ उसे खोज रहे हैं, राइट, और बस हमें एक बंदे को पकड़ना है, और ये एक बंदा अकेले आकर हमसे खेमे में हमसे कारतूस भी ले लेता है और अपना इंट्रो भी दे देता है, और बिना निडर, बिना डरे हुए, बिना कुछ शक पकाए हुए, बिना किसी चोरी छिपे वो बिल्कुल ताल ठोक कर वो बोल के जाता है कि मेरा नाम वज़ीर अली है और आपने मुझे कारतूस दिया इसलिए मैं आपकी जान को छोड़ रहा हूँ। तो जो लास्ट जो क्लाइमेक्स है इस ड्रामा का, इट्स वेरी वेरी नाइस। और कर्नल जो है उसको जो एक जामाज सिपाही का जो एडजेक्टिव जो वज़ीर अली के लिए यूज़ किया है, दैट इज़ वेरी नाइस। तो इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर ओनली आई टोल्ड कि ये इस पार्ट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था वह सवार था, क्योंकि वह सवार और कोई नहीं, वह स्वयं वज़ीर अली था। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और इसकी व्याख्या भी आपको समझ में आई होगी। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। प्रश्नोत्तर के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसके पहले आप एक माइंड मैप पे नज़र डाल लें। इसमें वज़ीर अली कारतूस का एक महत्वपूर्ण पात्र है जिसने अपनी बहादुरी से अंग्रेज़ों को भी हक्का बक्का कर दिया था। नॉट ओनली इंडियन, इवन विदेशी भी यह मानते थे कि वह बहुत ही बहादुर है। वज़ीर अली द्वारा कर्नल को चकमा देना, कैसे उसको मतलब मूर्ख बना के खेमे में आना और किस प्रकार से उनसे कारतूस ले लेना, सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने की अंग्रेज़ों की साजिश। और सादत अली को अंग्रेज़ जो है अवध के तख्त पे इसलिए बैठाए थे ताकि उन्हें लगा कि किसी तरह का अगर कोई इंटरनल हेल्प होगा तो सादत अली से हम ले पाएंगे। और अंग्रेज़ों द्वारा वज़ीर अली को कर्नल की ये रॉबिन हुड की उपाधि देना, यहाँ पर गलती से कर्नल लिख लिए है, एक्चुअली यहाँ पर कर्नल के द्वारा जो है रॉबिन हुड की उपाधि उसे दे जानी, कि जिस प्रकार रॉबिन हुड जो है एक बहादुर सेना ये था, सोल्जर था, उसी तरह वज़ीर अली भी था। ठीक है, आइए प्रश्नोत्तर की ओर चर्चा करते हैं। कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में वज़ीर अली की गिरफ्तारी करने के उद्देश्य से लगाया गया था। कर्नल कालिंज को यह लग रहा था कि वज़ीर अली अवश्य ही जंगल में कहीं ना कहीं छिपा होगा, और बरसों से वह कर्नल को की पूरी फौज की आंखों में धूल झोंक रहा था। धूल झोंकना इट्स अ मुहावरा, मतलब चीट करना। उन्हें पक्का भरोसा था कि वह इन्हीं जंगलों में छुप कर बैठा है। यहाँ पे 6 कर लीजिएगा, ठीक है, कभी कभी टाइपो एरर हो जाता है। नेक्स्ट वन है, वज़ीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? सिपाही वज़ीर अली से तंग आ चुके थे क्योंकि हफ्ते से डेरा डालने और उसे ढूंढने के बावजूद भी वज़ीर अली को पकड़ने में नाकामयाब हो रहे थे। फौज इतने दिनों से जंगल में रहते रहते क्या हो गई थी? परेशान हो गई थी। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया है,
आप कीवर्ड्स लेके अपने शब्दों में भी उत्तर को आसानी से लिख सकते हैं। कर्नल ने सवार पर नज़र रखने के लिए क्यों कहा? कर्नल ने लेफ्टिनेंट को सवार पर नज़र रखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उसे लगा कि शायद ये मतलब हमारी तरफ आ रहा है, या इसका क्या प्लान है, या वज़ीर अली का कहीं आदमी तो नहीं, मतलब इसलिए उसके गतिविधियों पर, उसकी एक्टिविटी पर नज़र रखने के लिए कहा। सवार ने क्यों कहा कि वज़ीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? सवार ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सवार और कोई नहीं, स्वयं वज़ीर अली ही था, है ना। और वह एक बहादुर सिपाही था जिसे अंग्रेज़ अधिकारी जो है वो एक साधारण सवार समझ रहे थे। कर्नल के साथ पूरी फौज थी, फिर भी वज़ीर अली उस खेमे में अकेले जा घुसा था और कर्नल के खेमे में कोई भी उसे पहचान नहीं पाया, क्योंकि वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि जिस वज़ीर अली को पकड़ने के लिए यहाँ फ़ौज के साथ बैठे हैं वह निहत्था एक साधारण सवार के रूप में यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आप तैयारी अच्छे से कीजिएगा। वज़ीर अली के अफ़साने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती है? वज़ीर अली के अफ़साने यानी उसके प्रेज़, उसकी बात, उसकी स्टोरी के बारे में सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद इसलिए आ जाती है क्योंकि उनके जंगल में डेरा डाले बहुत समय हो गया था, फिर भी वज़ीर अली मतलब जस्ट लाइक अ घोस्ट बोल रहा है कि वो हाथ ही नहीं आ रहा था। इसी प्रकार रॉबिन हुड भी जंगलों में घूमता रहता था पर किसी के हाथ नहीं आता था। सादत अली कौन था? हमने पढ़ा कि सादत अली जो है वो अवध के नवाब आसिफ दौला का भाई था, है ना, और वज़ीर अली का चाचा। और आसिफ दौला का पहले कोई संतान नहीं था, तो सादत अली को लगा कि ऑटोमेटिक आसिफ दौला के बाद उसे ही गद्दी मिलेगी। लेकिन वज़ीर अली के पैदाइश के बाद उसे मतलब ये पूरी संभावना, जो उसका जो सपना था वह चूर हो गया और उसे अपनी नवाबी जो है खतरे में नज़र आने लगी। अतः उसने वज़ीर अली की पैदाइश को अपनी मौत समझा और इसीलिए वो उसका दुश्मन मतलब बन गया और वह उसे पसंद नहीं करता था, है ना। और नेक्स्ट वन, ये सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? क्यों ब्रिटिश जो है सादत अली को क्यों अवध के तख्त पर बिठाना चाहते थे? क्योंकि सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का एक विशेष मोटिव था। उसे पता था कि वज़ीर अली सादत अली का भी दुश्मन है ना, और उसे अपनी तरफ मिलाकर वे आसानी से वज़ीर अली को ख़त्म करने के लिए प्लान बना सकते हैं, उसकी मदद ले सकते हैं, है ना। और सादत अली एक तख्त पर बिठाने से उसके मन की मुराद भी पूरी हो जाएगी, वह भी खुश हो जाएगा और हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वज़ीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? कैसे उसने अपने आप को सेफ जोन में लेकर गया? वज़ीर अली को उसके पद से हटाने के बाद अंग्रेजों ने उसे बनारस भेज दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफ़ा तय कर दिया। और कुछ महीने बाद ये आंसर आई थिंक नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन बिकॉज ऑलरेडी आई एक्सप्लेन द होल आंसर। तो ये उसी का एक पार्ट है कि किस तरह वह बनारस उसे भेज दिया गया और बाद में उसने जब शिकायत लगाई तो कैसे वह वकील जो है वकील की जो है उसकी शिकायत ना सुनने के बजाय उसे कहा सुनी हो गए और जिसके कारण जो है वैसे ही अंग्रेज़ से बहुत चिढ़ा हुआ था तो उसने इसकी हत्या कर दी, है ना। और उसके बाद वज़ीर अपने सैनिकों के साथ आजमगढ़ की ओर भाग गया और वहाँ के बादशाह ने उसको हिफाजत के साथ घाघरा पहुँचा दिया और उसके बाद वो अपनी टीम के साथ इसी जंगल में गोरखपुर के जंगल में ही घूम रहा था। सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? हक्का बक्का मतलब शॉक्ड, क्योंकि उसे पता ही नहीं था, इतने लंबे समय से डेरा डाली हुए वज़ीर अली को का ही इंतज़ार कर रहा था और वज़ीर अली इस वेश में, इस रूप में उसके सामने आ जाएगा, कर्नल को इसकी कोई भी उम्मीद नहीं थी, है ना। इसके अलावा बड़ी ही होशियारी से उसने अपना परिचय देकर कर्नल से कारतूस लेकर उसकी जान भी बख्श दी और देखते ही देखते घोड़े पर सवार होकर चला गया। कर्नल केवल घोड़ों की टापों का शोर ही सुनता रह गया, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में कर्नल के पास बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं थे। लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? क्योंकि धीरे धीरे लेफ्टिनेंट ने देखा कि वज़ीर अली, टीपू सुल्तान और बंगाल के नवाब जो है वो बाहरी देशों से अफ़गानिस्तान के बादशाह हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए दावत दे रहे हैं। तो उसे ऐसा लगने लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। ऐसा लगने लगा कि हिंदुस्तान में चारों ओर कंपनी के खिलाफ युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई, उनका प्रिपरेशन शुरू हो गया है उनकी एक्टिविटी को देखकर। तो यहाँ पर हमने मोस्टली सारे क्वेश्चन को ये डिस्कस कर लिया है। 1-2 क्वेश्चन जो है सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन थी जिसको मैंने वापस से नहीं लिखा, तो वो उसका उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। इसके बाद भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी। और यहाँ पर मैं कुछ वर्ड मीनिंग दे दी हूँ। वाइल रीडिंग इफ़ यू विल गेट एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस, क्योंकि जितना भी बहुत सारा वर्ड जो है वो उर्दू में दिया हुआ है, वो प्रॉपर हिंदी नहीं है। तो इसका जो मीनिंग है हार्ड वर्ड्स का, उसका मैंने यहाँ पे दे रखा है।
तो आशा करती हूँ कि आज का पाठ आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली कक्षा में।